भारत के भूगोल में भारत के मानचित्र का विस्तृत अध्ययन करने के बाद आयोग की परीक्षाओं में भारत के जिन क्षेत्रों से संबंधित अत्यधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें गुजरात पहले स्थान पर है। तो आइए गुजरात का विस्तृत अध्ययन करते हैं। ये गुजरात राज्य, जिसकी राजधानी ये गुजरात के उत्तरी हिस्से में स्थित है गांधीनगर, और कर्क रेखा भी गुजरात के उत्तर से गुजरती है, ऐसा हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। गुजरात को मुख्य तौर पर दो भागों में बांटा जाता है। ये जो उत्तर का क्षेत्र आप देख रहे हैं इसे कहते हैं कच्छ, और ये जो दक्षिण वाला क्षेत्र है इसे कहते हैं सौराष्ट्र। तो कच्छ और सौराष्ट्र गुजरात के ये दो हिस्से हो जाते हैं। ये जो कच्छ आप देख रहे हैं, इस कच्छ की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है कच्छ का रण। ये है रन ऑफ कच्छ या कच्छ का रण। तो प्रश्न उठता है कि कच्छ के रण का निर्माण कैसे हो गया। कच्छ के निर्माण के लिए जिम्मेदार दो परिस्थितियां हैं। पहली परिस्थितियां उत्तर में स्थित राजस्थान, जिसकी वजह से यहाँ की मिट्टी बलुई है, और दूसरा कारण है अरावली से निकलकर आने वाली लूनी नदी, जो इसी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। तो वो अपने साथ एक दलदल पैदा करती है। ये दलदल मार्शी लैंड विद द सैंडी सॉइल कॉल्ड द रन ऑफ कच्छ। तो इस प्रकार से कच्छ का निर्माण हो जाता है। और जैव विविधता की दृष्टि से ये जो कच्छ का क्षेत्र आप देख रहे हैं, यह जैव आरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ पर एक है वाइल्ड एस सेंचुरी, जंगली गधों का अभ्यारण्य, और ये जंगली गधों का अभ्यारण्य विश्व में इकलौता अभ्यारण्य है जो कि भारत में स्थित है। इन जंगली गधों को खुड़कर के नाम से जाना जाता है। इन्हें गधा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दिखने में गधों के जैसे होते हैं, किंतु अपने अंदर जो विशिष्टता ये समेटे हुए हैं वो विश्व के अन्य किसी जीव में नहीं है। यहाँ पर ये जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये है सर क्रीक लाइन, और ये सर क्रीक लाइन भारत और पाकिस्तान की सीमा का बंटवारा करती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर्स को लेकर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट्स और टेंशन्स होते हैं वो इसी सर क्रीक पर होते हैं। ध्यान रहे, प्रश्न बनता है कि सर क्रीक किस राज्य में स्थित है, या सर क्रीक से संबंधित और भी एनालिटिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। सर क्रीक बेसिकली एक लाइन ना होकर ये एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। तो ये जो आप एक वाटर बॉडी देख रहे हैं जो गुजरात में अंदर की तरफ खुली हुई है, इस प्रकार की वाटर बॉडी जब समुद्र के जल से भूमि को काट देती है तब इसको कहते हैं क्रीक। तो गुजरात में ये जो लैंड है इसको क्रीक कहते हैं, और इसके ऊपर है सर क्रीक। और फिर ये हो गया आपका कच्छ का रण, और ये हो गई आपकी लूनी नदी की कहानी, और इसी कच्छ के रण में हो गया आपका वाइल्ड एस सेंचुरी। अब जब हम कच्छ से नीचे आते हैं तो कच्छ के ठीक नीचे ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है इसे कहते हैं कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। कच्छ की खाड़ी का भी महत्व बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ पर ज्वारीय वन, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, और यहाँ पर ऑयल फील्ड्स भी हैं। यहाँ पर ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो तेल निकालने का काम भी करती है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ से तेल निकालने का काम करती है, और यहाँ पर इको टूरिज़्म भी किया जाता है। कच्छ के बाद अब हम लोग आते हैं सौराष्ट्र में। ये जो सौराष्ट्र वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, इस सौराष्ट्र वाले हिस्से में जो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हैं यहाँ पर गिर और मांडव। दो पर्वत हैं, गिर की पहाड़ियाँ हैं और मांडव की पहाड़ियाँ हैं। इन्हीं गिर की पहाड़ियों के चारों तरफ फैला हुआ है गिर का जंगल, जिसे गिर फॉरेस्ट कहते हैं। और इसी गिर फॉरेस्ट में स्थित है गिर नेशनल पार्क, जहाँ पर पाए जाते हैं एशियाटिक लॉयन, बब्बर शेर या भारतीय शेर। ये एशियाटिक लॉयन दुनिया में केवल दो जगहों पर पाए जाते हैं, या तो गुजरात के गिर में, और या फिर केन्या के अंदर, अफ्रीका में। तो क्या संबंध है कि अफ्रीका और गुजरात में ही ये जो बब्बर शेर हैं ये पाए जाते हैं। तो कारण इसका स्पष्ट है टेक्टोनिकल एक्टिविटीज़। अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कभी कि जो इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था, तो गुजरात का जो ये वाला हिस्सा है ये गोंडवाना लैंड में जुड़ा हुआ था, और गोंडवाना लैंड अफ्रीका में जुड़ा हुआ था। गुजरात और केन्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे, तब यहाँ पर ये जो एशियाटिक लॉयन है ये पाए जाते थे। गुजरात के अलग हो जाने से कुछ यहाँ पर रह गए और कुछ वहाँ पर रह गए। तो आज दोनों जगहों पर पाए जाते हैं। यही क्लियर एविडेंस है कि इंडिया कभी अफ्रीका से जुड़ा हुआ था।
यहाँ की चट्टानें भी उस बात का एविडेंस हैं, यहाँ के फॉरेस्ट भी उस बात का एविडेंस हैं। तो इस प्रकार से ये गिर के जंगल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। और फिर ये मांडव की पहाड़ियाँ, तो कभी कभी सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मांडव की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं, तो आप उसका जवाब दे देंगे कि गुजरात के अंदर है। इसके बाद सौराष्ट्र के नीचे जब आते हैं तो फिर ये जो वाटर बॉडी आपको नज़र आ रही है, इसको कहा जाता है गल्फ ऑफ कैम्बे या खंबात की खाड़ी। तो ऊपर हो गई कच्छ की खाड़ी और नीचे हो गई खंबात की खाड़ी। कभी कभी खाड़ियों को क्रम में लगाने का प्रश्न भी आ जाता है, तो उस क्रम में ध्यान रखिएगा, मोस्ट नॉर्थ में हो गई कच्छ और फिर उसके नीचे हो गई कैम्बे या खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कटी फटी आपको नज़र आ रही है। तो ये कटी फटी क्यों नज़र आ रही है? क्योंकि इसका भी एक अपना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है। और इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ये है कि जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं, जिनमें साबरमती, नर्मदा, तापी, ये सारी नदियाँ शामिल हैं, ये इसी खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं। साबरमती, माही, नर्मदा और तापी, ये सारी नदियां जब खंबात की खाड़ी में आकर के गिरती हैं और ये प्रायद्वीपीय भारत पर बहती हैं, पठारी क्षेत्र में बहती हैं, तो डेल्टा बनाने के लिए इन नदियों में अवसाद नहीं होता है। इन नदियों के रिफ्ट बहुत तीव्र होते हैं, बहुत शार्प होते हैं, और इन्हीं शार्प रिफ्ट की सहायता से इस क्षेत्र में देखिए कटाव पैदा हो गया है समय के साथ। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये हजारों वर्षों में हुआ है। और ये नदियाँ जब अपने तेज रिफ्ट के सहारे इस गल्फ ऑफ कैम्बे में गिरती हैं तो ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। इसलिए हमारे देश में जो नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं वो इसी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। जो नदियाँ पश्चिम की तरफ बहती हैं, वेस्ट फ्लोइंग हैं, वो भी इसी खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। और वो नदियाँ कौन हैं? वो नदियाँ हैं साबरमती, फिर माही, फिर नर्मदा और फिर तापी, ये सारी नदियाँ हैं। तो खंबात की खाड़ी का भी महत्व उतना ही है जितना यहाँ पर कच्छ की खाड़ी का महत्व है। और ये गुजरात के दो हिस्से हो गए, कच्छ और सौराष्ट्र। गुजरात के कुछ फेमस पोर्ट्स भी हैं, जैसे यहाँ पर कांडला पोर्ट एक नेचुरल हार्बर है और लंबे समय से, हजारों सालों से ये प्रसिद्ध रहा है। गुजरात के अंदर धौलावीरा नाम की साइट भी है जो कि इंडस वैली साइट है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि गुजरात में मानव अधिवास और बस्तियां तब से हैं जब से सिंधु घाटी सभ्यता है। इसके अलावा गुजरात जो है उसके पास में सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर भी है। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबा कोस्टल बॉर्डर किस स्टेट के पास है? तो गुजरात शेयर्स द लॉन्गेस्ट कोस्टल बॉर्डर इन द कंट्री। ये सारे छोटे छोटे प्रश्नों के साथ और गुजरात से बड़े बड़े प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिनको लगभग हम लोगों ने डिस्कस कर लिया।